नमस्कार। जय हिंद। मैं गुलाम सदावर्ती। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य लाइफ साइंस डीएस में स्वागत है। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक सिंपल सा टॉपिक स्टडी करेंगे, ग्लाइकोलिसिस। सो टॉपिक स्टडी करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य लाइफ साइंस डीएस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आता है, उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द पहुंचे। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाली एक प्रोसेस है जो 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसकी डिराइव्ड ग्रीक के 2 वर्ड से हुई है, ग्लाइकिस एंड लिसिस। ग्लाइकिस मीन्स होता है शुगर एंड लिसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग। सो हम कह सकते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल नोन एज ग्लाइकोलिसिस या द स्प्लिटिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें कैटालिटिक रिएक्शंस होता है, जिसके थ्रू 2 कार्बन कंपाउंड वाले पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ स्पेशल बताया गया है यील्ड टू मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड पायरुवेट। ग्लूकोज से कैटालिटिक रिएक्शन द्वारा 2 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे होता है वह यूनिवर्सल पाथवे होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में पाया जाता है। यह पाथवे हमेशा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे होता है। इसमें किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में ग्लूकोज इसके फर्स्ट स्टेप हैं और पायरुवेट इसके फाइनल प्रोडक्ट हैं। ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है और पायरुवेट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COCOO- है। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल रहता है वह पायरुवेट एंड हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है। यस, नाउ ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है यह साइटोसोल में होती है। ग्लाइकोलिसिस में 2 फेज होते हैं। पहला है आपका प्रिपरेटरी फेज एंड दूसरा है आपका पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज को इन्वेस्टमेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी को कंज्यूम किया जाता है, और पे ऑफ फेज को एटीपी जनरेशन फेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी जनरेट किया जाता है। हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होता है। उसमें स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 10, ये तीनों स्टेप जो है इरिवर्सिबल्स होते हैं। बाकी जितने भी स्टेप हैं सभी रिवर्सिबल होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की खोज जो है सबसे सर्वप्रथम 3 साइंटिस्ट ने, एमडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड कैरोल पारनास नामक साइंटिस्ट ने की थी। उन्हीं के नाम के आधार पर इसको EMP, एमडेन मेयरहॉफ पारनास पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के पूरे रिएक्शन को स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेटरी फेज, जिसको इन्वेस्टमेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन होता है। ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वह एक्टिवेट हो जाते हैं और ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फास्फोरिल ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे ही ग्लूकोज में फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फास्फोरिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। यह रिएक्शन जो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता है और इसमें एटीपी का यूज किया जाता है। एटीपी में हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है जिससे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स एक एंजाइम्स हैं जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लगभग सभी में पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम आयन को सबस्ट्रेट
के रूप में वर्क करते हैं और ये मैग्नीशियम आयन एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जुड़े रहते हैं और मैग्नीशियम ये को सबस्ट्रेट का वर्क करते हैं। इसमें जो फास्फोरिल एटम रहता है उसमें नेगेटिवली चार्ज रहता है। यह जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन, यह ग्लूकोज 6 कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और वहाँ पर अटैच्ड हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काइनेज एंजाइम्स, हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर फॉर मैग्नीशियम 2+ आयन एक्टिविटी, मैग्नीशियम 2+ आयन की एक्टिविटी के लिए यह काइनेज एंजाइम्स आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन 2, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्जन होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यस, तो इस जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम वर्क करता है जो फास्फो एंजाइम्स का नाम है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एल्डोज फॉर्म में पाए जाते हैं। जब यह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो वह कीटो फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यह जो रिएक्शंस है रिवर्जिबल रिएक्शंस है। यस, इसमें फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम्स वर्क करते हैं जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। यस, रिएक्शन 3, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। तो रिएक्शन 3 को कहा जाता है, रिएक्शन 3 को कहा जाता है फास्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है और फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक एंजाइम्स कैटलाइज्ड एंजाइम वर्क करता है फास्फोफ्रक्टोज काइनेज। ये एंजाइम्स एक एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस को पेश प्रदान करने का कार्य करता है। और ये जो रिएक्शंस हैं इरिवर्जिबल रिएक्शन होते हैं, इसमें एटीपी यूज किया जाता है और यह एटीपी जो है हाइड्रोलिसिस होकर एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें फास्फोरिल जो ग्रुप हैं वह फ्रक्टोज के 1 कार्बन पर और 6 कार्बन पर आपस में आके अटैच्ड हो जाते हैं और फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 है क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। इसमें फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट का क्या होता है, क्लीवेज होता है। इसमें एक एंजाइम्स वर्क करता है एल्डोलेज एंजाइम और यह रिएक्शन रिवर्जिबल रिएक्शन है। यस, इसमें एल्डोलेज एंजाइम्स वर्क करता है और यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के बाद फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट 2 डिफरेंट ट्रायोज फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट क्या हो जाता है, 2 डिफरेंट ट्रायोज फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। सबसे पहला है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 5, इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट। इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स वर्क करते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद यह जो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब इस कंडीशंस में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट सबस्ट्रेट होते हैं और यह ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप को गति प्रदान करने का कार्य करता है। जबकि
DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट यहाँ से डिप्लीटेट हो जाते हैं, यहाँ से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पे ऑफ फेज। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन 6, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। यस, यहाँ दिखाया गया है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगा और 1,3-bis फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इस कंडीशन में सबसे पहले होता क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट GAP, इसमें डिहाइड्रोजनेस की प्रोसेस होती है। इसमें एक एंजाइम वर्क करता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यह एंजाइम क्या करता है, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है। यस, इसमें फास्फोरिलेशन की जो प्रोसेस होती है वह जो है फर्स्ट कार्बन पर होता है और थर्ड कार्बन पर होता है, इसीलिए इसको 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 7। रिएक्शन 7 है हम लोग का फास्फोरिल ट्रांसफर फ्रॉम 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट टू ATP। इसमें होता क्या है, फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र जो है 1,3-bis फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट से ADP में, और फिर यह जो है 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो है 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ यह जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बताया गया है यहाँ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इस यहाँ जो है ATP फॉर्मेशन दिस स्टेज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इस स्टेज में ATP का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस स्टेज को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहा जाता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट, यह जो है मिक्स एनहाइड्राइड होते हैं, इसके कार्बन फर्स्ट पोजीशंस पर हाई एनर्जी बॉन्ड पाया जाता है और ये हाई एनर्जी बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं तो यह फर्स्ट स्टेप में ADP का फॉर्मेशन करता है। यस, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब यह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फिर फॉस्फेट ग्रुप फास्फोरिल ग्रुप में अटैच हो जाते हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं और फिर 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस में एक एंजाइम्स वर्क करता है, वह एंजाइम है फास्फोग्लिसरेट काइनेज। दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन 8, कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फोग्लिसरेट टू 2 फास्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरेट टू 2 फास्फोग्लिसरेट में क्या होता है, कन्वर्जन हो रहा है। यह जो है रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैग्नीशियम 2 आयन्स यहाँ पर भी वर्क करते हैं और इस पोजीशंस में होता क्या है, देखिए 3 फास्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्जन हो रहा है, 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन होता है। तो इसमें फास्फोरिल ग्रुप जो रहते हैं तीसरे नंबर के कार्बन्स पर रहते हैं, वह जो है शिफ्ट होकर दूसरे नंबर के कार्बन पर आ जाते हैं और इसका ये जो है चेंज हो जाते हैं किसमें, 2 फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाते हैं। बस इसमें कार्बन जो है
फास्फोरिल ग्रुप में जो रहते हैं कार्बन परमाणु पर, वही चेंज हो रहा है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर थे, यहाँ पर तीसरे नंबर पर थे। फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम वर्क किया, तो यहाँ पर वह फास्फोरिल ग्रुप दूसरे नंबर कार्बन पर आ गया और 2-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे रिएक्शन 9। रिएक्शन 9 में डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फास्फोग्लिसरेट टू फास्फोइनॉल पायरुवेट। रिएक्शन 9 में जो है डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। यहाँ जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उसी को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। यह कंडीशंस में एक एंजाइम्स वर्क करता है। इस रिएक्शन में एक एंजाइम वर्क करता है, एंजाइम का नाम है इनोलेज। और यह रिएक्शन जो रहता है, यह रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो 2-फास्फोग्लिसरेट में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। रिमूव हो जाने के बाद यह फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 10। फाइनल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का। ट्रांसफ़र ऑफ फास्फोरिल ग्रुप फ्रॉम फास्फोइनॉल पायरुवेट टू एडीपी। फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है और एडीपी का फॉर्मेशन होता है। यस, देख लेते हैं लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप है इरिवर्सिबल रिएक्शन इसमें पाया जाता है, दिखाई दे रहा है। इसमें फास्फोइनॉल पायरुवेट से फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है एंड एडीपी का फॉर्मेशन होता है। फास्फोइनॉल पायरुवेट से फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ, एडीपी का फॉर्मेशन हुआ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है, फिर एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें फिर अटैच हो जाते हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। यस, और फिर यह जो है पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो है को सबस्ट्रेट भी वर्क करते हैं, जैसे पोटेशियम मैग्नीशियम 2+ एंड मैग्नीज 2+, ये को सबस्ट्रेट का वर्क करते हैं। अब हम ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस को स्टेप बायोकेमिस्ट्री लेवल से समझेंगे। इसमें रिएक्शन फर्स्ट है फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, फास्फोरिलेशन होता है। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस फास्फोरिलेशन। इसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल रहता है वह एक्टिवेट हो जाता है और रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। अब यह फास्फोरिलेशन की प्रोसेस जो है ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर होती है। उसमें फास्फोरिल ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं। ये फास्फोरिल ग्रुप उसमें अटैच्ड हो जाते हैं और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। यह जो रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यस, जिसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं बायोकेमिस्ट्री लेवल्स इसमें क्या चेंजेस हो रहा है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। हेक्सोकाइनेज एंजाइम इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैग्नीशियम 2 आयन को सबस्ट्रेट का वर्क करता है और यहाँ पर एनर्जी यूज किया जाता है एटीपी में हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है और एडीपी का फॉर्मेशन होता है। यस, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यस, तो इसमें ग्लूकोज का जो 6 नंबर कार्बन होता है उसमें फास्फोरिल ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं। ये ग्लूकोज का 6 नंबर कार्बन है। ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर्स है
जब ये कैटालाइज्ड होगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के द्वारा, तो इसके 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन पर फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं। देखिए यहाँ मैंने उसको स्पेशल हाईलाइट करके दिखाया है। और ये इसमें ये 6 नंबर कार्बन्स पर कौन से ग्रुप अटैच हो गए? फॉस्फोरिल ग्रुप। इसीलिए यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। स्टार्टिंग में ग्लूकोज था, 6 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। कौन सा सबस्ट्रेट वर्क किया? मैग्नीशियम को सबस्ट्रेट के रूप में वर्क किया। अब देखिए हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम्स होते हैं, यह जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम 2+ आयंस एटीपी के साथ को सबस्ट्रेट, एटीपी के साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, दोनों जुड़े हुए रहते हैं। और एटीपी में आप जान रहे हैं हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, जिससे एटीपी ब्रेकडाउन होता है एटीपी का। यस, और यह जो रिएक्शन है उसको एनर्जी देने का वर्क करता है। अब इसमें फास्फोरिल जो एटम रहते हैं, यस, इसमें ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फास्फोरिल जो एटम रहते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक की कैपेसिटी पाई जाती है और ये ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद वहाँ पर अटैच्ड हो जाता है 6 कार्बन पर। यस, जिससे ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैग्नीशियम 2 आयन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन से? मैग्नीशियम काइनेज एंजाइम रिक्वायर फॉर मैग्नीशियम 2+ आयन एक्टिविटी। मैग्नीशियम 2+ आयन की एक्टिविटी के लिए काइनेज एंजाइम्स आवश्यक होते हैं। यस, नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में क्या चेंजेस हो रहा है देखिएगा। रिएक्शन 2 है कन्वर्जन्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्जन हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्जन हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसमें ये जो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है और इसमें भी मैग्नीशियम 2+ आयन को सबस्ट्रेट का वर्क करते हैं। इसमें एंजाइम्स वर्क करता है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ये आइसोमरेज, इसमें इस प्रोसेस में होता है क्या है? आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये एल्डोज फॉर्म में रहते हैं। यस, और ये किस में चेंज होते हैं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं तो ये कीटोज फॉर्म में आ जाते हैं। यस, यहाँ पर एल्डोज फॉर्म था, ये कीटोज फॉर्म में चेंज हो गया। यस, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ये किस में चेंज हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज का जो रिंग था वह कौन से रिंग में चेंज हो गया? फ्रक्टोज का रिंग में चेंज हो गया। और यहाँ पर भी जो 6 नंबर कार्बन है वहाँ पर कौन से ग्रुप अटैच हो गया? फास्फोरिल ग्रुप अटैच हो गया। चूँकि रिंग फ्रक्टोज का है और 6 नंबर कार्बन पर फास्फोरिल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नोमेनक्लेचर करेंगे तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यस, नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में है फास्फोरिल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फास्फोरिलेशन होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है।
बताया गया है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या हुआ, फास्फोरिलेशन की प्रोसेस हुई और कौन से क्या फॉर्मेशन हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। यस, इसमें होता क्या है, इसमें फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम्स वर्क करता है। ये एंजाइम्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस को गति प्रदान करने का काम करता है। इसमें रिएक्शंस जो होता है इनरिवर्जिबल रिएक्शंस होता है। यस, इसमें एटीपी का यूज किया जाता है। एटीपी यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है जिससे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें फास्फोरिल ग्रुप देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का रिंग स्ट्रक्चर्स। यस, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट जो है 6 पोजीशन पर अटैच्ड है। अब जब ये कन्वर्जन होगा तो कौन किस में कन्वर्जन हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो इसमें जो फास्फोरिल ग्रुप हैं फर्स्ट कार्बन पर अटैच्ड हैं और कौन से कार्बन पर अटैच्ड हैं, 6 कार्बन पर अटैच्ड है और रिंग किसका है, फ्रक्टोज का। तो इसको हम कह सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यस, नेक्स्ट रिएक्शन 3, रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 में क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्या होता है, क्लीवेज होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्लीवेज होता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस कंडीशंस में देखिए क्या होता है, इसमें एल्डोलेज एंजाइम वर्क करते हैं और यह रिएक्शन भी रिवर्जिबल रिएक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है एल्डोलेज एंजाइम्स वर्क करते हैं और यह रिवर्जिबल होता है और इस कंडीशंस में जो है एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस पाई जाती है। एल्डोल कंडेंसेशंस कंप्लीट होने के बाद यह रिएक्शंस आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्लीवेज होकर 2 डिफरेंट ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। 2 डिफरेंट ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये पहला ढाप है और दूसरा गाफ है। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 5। रिएक्शन 5 है इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज जो फॉस्फेट फॉर्मेशन हुआ था उसमें इंटर कन्वर्जन की प्रोसेस होती है। यस, इसमें देखिए यह जो रिएक्शन है यह रिएक्शन भी रिवर्जिबल रिएक्शन है। इसमें एंजाइम्स कौन एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स वर्क करते हैं जिससे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP रीडली जो है इंटर कन्वर्जन हो जाता है किसमें, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, GAP में कन्वर्ट हो जाता है। यस, अब देखिए यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 6। या 6 प्राइमिंग रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरैल। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और क्या फॉर्मेशन होता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरैल का फॉर्मेशन होता है। इसमें
एक एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो एंजाइम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। इसमें GAP डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस कंप्लीट होती है और एंजाइम्स वर्क करता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज और कन्वर्जन्स होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। देखिए यहाँ पर दिया है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंजाइम्स वर्क किया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और हम लोग को बाय प्रोडक्ट प्राप्त हुआ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। इसके फर्स्ट कार्बन्स पर और तीसरे कार्बन्स पर क्या ग्रुप अटैच्ड हैं हो गए, फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच्ड हो गए, जिससे यह जो है 1,3-bis फॉस्फेट में कन्वर्जन हो गया। इसमें फास्फोरिलेशन की प्रोसेस कौन से कार्बन में हुई, 1 कार्बन पर और तीसरे नंबर के कार्बन पर हुई। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 7। रिएक्शन 7 है फास्फोरिल ट्रांसफर फ्रॉम 1,3-bis फॉस्फेट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। इसमें फास्फोरिल ग्रुप का जो फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट एंड ADP में। फास्फोरिल ग्रुप किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट या फास्फोरिल ग्रुप जो ट्रांसफ़र हो रहा है ADP में पहले हो रहा है और फास्फोग्लिसरेट में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ इसमें होता क्या है, यह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है, पे ऑफ फेज है। यह रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें सबसे पहले 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट ये मिक्स एनहाइड्राइड होते हैं। इसके कार्बन फर्स्ट पोजीशंस में हाई एनर्जी बॉन्ड पाया जाता है। ये हाई एनर्जी बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद यह ADP का फॉर्मेशन करता है। ADP मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन है, यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हैं, इसीलिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हुआ। अब ये क्या करता है, फास्फो नेक्स्ट में देखते हैं इसका जो रिएक्शंस कंप्लीट होता है, ये ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्जन होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। सॉरी, ये ADP जो है ATP में कन्वर्जन होता है। यस, ATP किस में कन्वर्जन हुआ, ATP में। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि इसमें जो है फास्फोरिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फास्फोरिल ग्रुप किस में ट्रांसफ़र होता है, किस में दोनों यहाँ का जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। तो पहला देखेंगे ADP में फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2 ATP थे, यहाँ पर फास्फोरिल ग्रुप अटैच्ड हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया। यस, अटैच्ड हो जाने के पास यहाँ हम काउंटिंग करते हैं 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट। तो अब हम बोलेंगे इसको ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, प्लस दूसरा प्राप्त होता है हमको 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें भी ये तीसरे पोजीशंस पर फास्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं। अब देखेंगे इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम्स वेरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वह एंजाइम्स हैं फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंड मैग्नीशियम 2+ आयन इसेंशियल फॉर दिस
रिएक्शन एंड दिस मैग्नीशियम आयंस, ये मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पर को सबस्ट्रेट का वर्क करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में, रिएक्शन को कंप्लीट होने में 18.5 केजे के किलो जूल मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 8 या 8th प्राइमिंग रिएक्शन। एट्थ प्राइमिंग रिएक्शंस में देखते हैं कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फोग्लिसरेट टू 2 फास्फोग्लिसरेट। इसमें 3 फास्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्जन हो रहा है? 2 फास्फोग्लिसरेट में। और यह जो रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयन को सबस्ट्रेट का वर्क कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखिए 3 फास्फोग्लिसरेट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरे नंबर कार्बन्स पर फास्फोरिल ग्रुप अटैच्ड है। यस, PO3 2- मैंने हाईलाइट करके दिखाया है। अब ये रिएक्शंस जब स्टार्ट होंगे, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 फास्फोग्लिसरेट। तो इसमें जो थ्री पोजिशंस में फास्फेट ग्रुप अटैच्ड थे, यह शिफ्ट होकर सेकेंड नंबर के कार्बन पर जाके अटैच्ड हो जाते हैं और इसका नाम फिर चेंज हो जाता है। क्या है? चूँकि यहाँ फास्फोरिल ग्रुप 2 नंबर के कार्बन पर अटैच्ड हैं, इसीलिए 2 फास्फोग्लिसरेट हो गया। यस, इस पूरी प्रोसेस में डेल जी इक्वल 4.4 kg मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन 9 और 9 प्राइमिंग रिएक्शन। नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट टू फास्फोइनॉल पायरुवेट। इसमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है जिससे 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें इस पूरी प्रोसेस में 7.5 केजे के किलो जूल मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इसमें एक एंजाइम वर्क करता है। कौन सा एंजाइम? इनोलेज एंजाइम कैटेलाइज्ड दिस रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नोन एज हाइड्रोलिसिस या डिहाइड्रेशन। अब इस पोजीशंस में क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 फास्फोग्लिसरेट, यहाँ पर एक H मॉलिक्यूल, एक H मॉलिक्यूल्स, काउंटिंग करेंगे 2 H मॉलिक्यूल हो गया। और यहाँ पर O, H2O, ये क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया है रिमूव। रिमूव हो जाने के बाद ये कौन सा रिमूव हो जाते हैं, जिससे इसके जो 2 फास्फोग्लिसरेट है वह फास्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाता है। इसमें जब रिमूव होंगे तो 2 फास्फोइनॉल पायरुवेट में क्या चेंजेस होगा? देखिए, यहाँ पर जो H2O था रिमूव हो गया, तो यहाँ C1 एंड C2 के बीच जो है कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए बिटवीन C2 एंड C1 के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। यस, इस पूरी रिएक्शंस में 7.5 किलो जूल मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। यस, और यह रिएक्शन भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनल रिएक्शन 10 या 10th प्राइमिंग रिएक्शन। ट्रांसफर ऑफ फास्फोरिल ग्रुप फ्रॉम फास्फोइनॉल पायरुवेट टू ADP। फास्फोरिल ग्रुप का कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है? किस में? फास्फोइनॉल पायरुवेट में और ADP में।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है फास्फोरिल ग्रुप का किस में, फास्फोइनोल पायरुवेट में और एडीपी में। इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है और इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। देखेंगे सबसे पहले इसमें एंजाइम्स वर्क करते हैं। लास्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस का ये लास्ट स्टेप है और यह स्टेप भी इरिवर्जिबल स्टेप है, इरिवर्जिबल स्टेप। इसमें मैग्नीशियम आयन प्लस पोटेशियम आयन प्लस मैग्नीज आयन, मैग्नीशियम आयन पोटेशियम आयन्स क्या करते हैं, को सबस्ट्रेट का कार्य करते हैं। इसमें होता क्या है, फास्फोइनोल पायरुवेट से फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है जिससे एडीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ फास्फोइनोल पायरुवेट से किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं इसमें फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। एटीपी का फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, एडीपी का फॉर्मेशन होता है। फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया, एडीपी का फॉर्मेशन हुआ। एडीपी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, यस। और ये एडीपी फिर बाद में एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, यस। देखते हैं यहाँ पर जो है तीसरे पोजीशंस पे, यहाँ पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया। इसके पहले में हमने पढ़ा है कि इसमें जो है फास्फोरिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, यस। इसमें एटीपी से एक फास्फोरिल ग्रुप अटैच हो गया तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन किया, एटीपी का फॉर्मेशन किया, यस। प्लस कौन किसका फॉर्मेशन किया, पायरुवेट का फॉर्मेशन किया, यस। यह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इस पूरी प्रोसेस में 31.4 किलो जूल मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी यील्ड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से हमको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। एनर्जी यील्ड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से टोटल कितने एनर्जी हमको प्राप्त होता है उसको हम देखेंगे। स्टेप है, रिएक्शन है, कंजप्शन ऑफ एटीपी, गेन ऑफ एटीपी। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्जन होता है तो इसमें जो है एक एटीपी यूज किया जाता है। स्टेप थर्ड में देखते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 डाइफॉस्फेट में जब कन्वर्जन होता है तो इसमें एक एटीपी प्राप्त होता है, एक एटीपी जो है यूज किया जाता है। फिर स्टेप 7 में हम देखते हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट में जब कन्वर्जन होता है तो हमको 2 एटीपी प्राप्त होता है, यस। फिर स्टेप 10 में फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट में जब कन्वर्जन होता है तो यहाँ पर भी हमको 2 एटीपी प्राप्त होता है, यस। इस प्रकार हम देखते हैं टोटल कंजप्शन ऑफ एटीपी। तो यहाँ जो है 1 + 1 = 2, 2 एटीपी यूज हुआ। गेन ऑफ एटीपी तो हमको जो है 2 + 2 = 4, 4 एटीपी हमको प्राप्त हुआ। 2 एटीपी हमने यूज किया प्रिपरेटरी फेज में और पे ऑफ फेज में 4 एटीपी हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब नेट गेन ऑफ एटीपी देखते हैं तो टोटल हमको जो है 4 एटीपी प्राप्त था और 2 एटीपी हमने यूज किया था। तो यहाँ पर 4 - 2 हो जाता है जिससे हमको जो है 2 एटीपी प्राप्त होता है, यस। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के 1 से लेकर 10 ओवरऑल रिएक्शन में हमको 2 एटीपी प्राप्त होता है,
यस, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।